हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल पे। तो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेके आए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7, जिसमें आपको यहाँ पे इस टाइप से क्वेश्चंस जो आपके पार्ट के हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। इसमें सारे पार्ट आपको हिंदी के यहाँ पे दिए गए, तो इस टाइप से आप ये देख सकते हो। ये जो आपके लेसन है उसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको यहाँ पे ये दिए गए हैं, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो। पूरे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस टाइप से यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप अच्छी तरह से पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो ये आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 7 की ये लेसन इसमें दिए गए हैं। तो पहला जो पार्ट है आपको क्या है, वह मेरी भावना, पार्ट 1 मेरी भावना। तो इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम। तो क्या है बहुविकल्पी प्रश्न का पहला प्रश्न, हृदय में कौन सा भाव होना चाहिए? तो इसमें क्या है आपका प्रेम। राइट आंसर क्या है, प्रेम। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कविता में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, तो क्या है इसका अलंकार। नेक्स्ट हमारा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, मेरी भावना कविता में कवि के अनुसार किसकी सेवा करनी चाहिए? तो क्या है इसमें कवि के अनुसार हमें जीतों के प्रति सरल सत्य व्यवहार करनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे, अप्रिय कटु कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे, उक्ति पंथ में कौन सा अलंकार है? तो पंक्ति में है अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है मेरी भावना कविता के भावार्थ में कवि किस जीवन में कौन सा कार्य करना चाहता है? तो इसका आंसर आपको दिया है, इस कविता के अनुसार कवि अच्छे दीन दाय परोपकार करना चाहता है। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेरी भावना कविता में कवि किससे दूर रहना चाहता है? तो इसमें किससे दूर रहना चाहता है? कवि दुष्ट व निर्दयी लोगों से दूर रहना चाहता है। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लघु उत्तरीय के मेरी भावना पाठ का आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा? अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका हम पूरा आंसर देखेंगे, मेरी भावना पाठ से हम एक दृढ़ निश्चय नैतिकता जैसे मूल्यों को ग्रहण कर सकते हैं, जिसका हमारे जीवन में अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, उक्त पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो इस टाइप से ये क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे इसका आंसर भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, मेरी भावना पाठ का आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा? तो इस टाइप से इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट आपका है, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों के नित्य रहे। तो इसमें आपको युक्त पंक्ति में क्या दिया है, इसका भावार्थ लिखिए। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं, इसका भी आप यहाँ पे देख सकते हो। इस टाइप से ये दिया गया है क्वेश्चंस का आंसर। नेक्स्ट आपका दिया गया है, मेरी भावना कविता में कवि किन किन पर साम्य भाव रखने की बात कर रहा है? तो दुर्जन और कुर्जनों पर साम्य भाव रखने की बात कर रहा है। मेरी भावना कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका भावार्थ आप देख सकते हो, मेरी भावना कविता में कवि ईश्वर के से अपने लिए अच्छी भावना की कामना करता है, कभी प्रतिकूल या अनुकूल दोनों परिस्थितियों में धैर्य रखने की शक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सत्य और परोपकार की भावना से संबंधित कोई कहानी अपने शब्दों में लिखिए। तो इस टाइप से आप देख सकते हो, एक चरवाहा अपनी भेड़ बकरी के साथ समुद्र के किनारे बैठा रहता है। चरवाहा बैठे बैठे आसमान देखते हुए कुछ बोल रहा था। इस तरह हर दिन चरवाहा आसमान में देखते हुए कुछ बात किया करता था। यहाँ सब एक जलपरी देख रही है। जलपरी उस चरवाहे के यहाँ कोमल स्वभाव पर मोहित हो जाती है और जलपरी उस चरवाहे से अपने मन की बात करती है। चरवाहे ने कहा, मैं तो शादीशुदा हूँ। तब जलपरी ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें ही दिखाई दूंगी, किसी और को दिखाई नहीं दूंगी। मैं तुम्हारी हर कोई इच्छा को पूरी करूँगी, लेकिन यह बात किसी और को ना बता सकते तुम। चरवाहे ने तुरंत जलपरी के साथ शादी कर ली। चरवाहा बहुत कुछ था, उसकी हर कोई इच्छा पूरी होने लगी थी। लेकिन एक दिन चरवाहा अपनी पत्नी के साथ घर में से लड़ाई करता है और वह कहता है कि मैंने दूसरी शादी कर ली, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ कहते ही जलपरी चली गई। अब चरवाहा दुखी हो गया। तो इस टाइप से आपको दिया गया है। इस टाइप से आपको पूरा जो आपका पार्ट था उसमें आपको यहाँ पे ये क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट 2, दादी की घड़ी। विभा ने आते ही जोरदार ऐलान किया, क्या वाक्य में रेखांकित शब्द है? निपात। तो निपात है इसका आंसर। तकिया राम सुबह 4 बजे जगा देना, ये आपका है। जगाने की ये तरकीब दीपू ने किसने बताई? दादी ने। आंगनबाड़ी में खटिया पर जा बैठा चुपचाप, वाक्य में क्या है? आंगन में
पड़ी खटिया पर चुपचाप जा बैठा। दीपू को किस चीज़ की बड़ी इच्छा थी? तो इसका आंसर आप देख सकते हो यहाँ, किस चीज़ की इच्छा थी। इसके बाद इसका दूसरा आंसर देख लीजिए, दीपू के दोस्त उससे ईर्ष्या क्यों करते थे। नेक्स्ट है आपका, सभी लोग दीपू को क्यों डांट रहे थे। नेक्स्ट है, दम साधना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में दीजिए। दम साधना है चुप होना। घड़ी के टूट जाने के बाद भैया की डांट से दीपू दम साध गया। घड़ी कैसे टूट गई, इसका भी आंसर आपको दिया है। सारी रात बिस्तर पर इधर से उधर टहल कदमी करते समय दीपू ने नींद में घड़ी को जोर से किक मार दी, तभी घड़ी नीचे गिर कर टूट गई। नेक्स्ट है आपका, दीपू दादी और भैया में कौन कौन से कार्य करता था। कोई दो कार्य, दीदी की सहेलियों के पास किताब या चिट्ठियाँ पहुँचाना, भैया के दोस्तों के लिए चाय नाश्ता देना। नेक्स्ट है आपका, लाड़ न होने के बावजूद दीपू खुश क्यों नहीं था। तो इसका भी आंसर आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट है आपका, दादी ने अनोखी घड़ी किससे कहा है और उसके बारे में दीपू को क्यों बताया। तो इस टाइप से इसका भी आंसर आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट है आपका, दादी की घड़ी कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। इस टाइप से ये आपको पूरा आंसर दिया गया है यहाँ। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 3, मेरी वसीयत। पार्ट 3 का आपका यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। गंगा में अस्थियों का विसर्जन करने से इच्छा के पीछे नेहरू जी की गंगा के प्रति मान्यता थी, पुराने रीति रिवाज। नेक्स्ट है आपका, नाकामयाबी शब्द में उपसर्ग है ना। अति लघु उत्तरीय, मेरी वसीयत पाठ से नेहरू जी ने कौन सी भावना झलकती है। तो इसमें भी आपका ये आंसर दिया गया है। मेरी वसीयत पाठ से नेहरू जी की देश प्रेम की एकता की भावना झलकती है। कामयाबी शब्द में ना उपसर्ग जोड़कर नाकामयाबी शब्द बना है। इसी तरह ना उपसर्ग जोड़कर कोई दो शब्द बनाइए, जैसे कि ना समझ यानी कि ना समझ, समझ लायक का हम नालायक कर देंगे। इस टाइप से दो शब्द यहाँ पे दिए हैं। इसी के बाद नेक्स्ट है आपका, किसके बदले में कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं है। पाठ के आधार पर बताइए। पाठ के आधार पर प्रेम के बदले में कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं है। वी उपसर्ग जोड़कर कोई दो शब्द, वी प्लस ज्ञान विज्ञान, वी प्लस जे विजय। नेहरू जी मरने के बाद कोई धार्मिक रस्म अदा नहीं करना चाहते थे, क्यों। तो इसका भी आंसर आपको यहाँ पे पूरा ये दिया गया है। नेहरू जी ने अपनी वसीयत में मरने के बाद भस्म को कहाँ डाल देने की इच्छा व्यक्त की। तो इस टाइप से ये क्वेश्चंस आपको दिया है, कहाँ पे उन्होंने अपनी भस्म को डालने की इच्छा व्यक्त की थी। तो यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अपने ज़िले की किसी भी नदी की विशेषता पर 3 वाक्य लिखिए। इस टाइप से ये दिया गया है। नेक्स्ट आपका है, नेहरू जी को गंगा नदी के अलावा लगाव था, पाठ की किन पंक्ति में पता चलता है। तो इस टाइप से इसका भी आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेहरू जी ने अपनी पुरानी रीति रस्मों का विरोध क्यों किया। तो इस टाइप से इसका क्वेश्चन का आंसर आप देख, यहाँ पे इसका आंसर आपको पूरा दिया गया है। नेक्स्ट हमारे, किन्हीं दो महापुरुषों के चित्तचस्पा पर अपने 5-5 वाक्य। तो यहाँ देख सकते हो आप, इस टाइप से ये दिया गया है। 4 पाठ 2 कविताएं। तो इसमें आप देख लीजिए, दिन दिन धा धा धमक, धमक पंक्ति में अलंकार है, अनुप्रास। नेक्स्ट है आपका, फूले कदम, कविता में कवि के मन किसे छूने चाहता है, तो कदम को। नेक्स्ट है आपके अति लघु उत्तरीय में, दादुर का कंठ खुला से क्या आशय है। वर्षा के आगमन पर कट, मेंढक जो अपने से आवाज़ निकालते हैं उस ध्वनि को कहा गया है कि दादुर का कंठ खुला। मेघ बजे कविता में किस ऋतु का वर्णन है। तो इसमें कौन सी ऋतु का वर्णन है, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में कौन से पक्षी के लिए जाना जाता है। तो इसमें क्या है, नृत्य करने के लिए मोर जाना जाता है। दामिनी शब्द में कौन सा पर्यायवाची है, विद्युत और बिजली पर्यायवाची। दोनों कविताओं में आए समान ध्वनि वाले शब्दों को खोज कर लिखिए। खुला, धुला, चंदन, वंदन, चमक, दमक, रीता, वीता, स्वरस, तरस। पंख, वरना, हरिचंदन। पंक्ति का भावार्थ, इस साइड से आपको ये आंसर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका, बादल गुस्से में क्या लग रहा है। बादल में गरजने वाली बिजली चमकने की ध्वनि से बादल गुस्से में लग रहा है। टहनी टहनी से मैं कंदुक, सम झूले कदम, पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका भी आंसर आप ये देख सकते हो। नेक्स्ट है आपका, मेघ बजे कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो इस टाइप से आप ये क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे देख सकते हो। 11वां क्वेश्चन है आपका, और इसका आंसर आपको यहाँ पे नीचे दिया गया है। नेक्स्ट है आपका, वर्षा ऋतु पर 10 वाक्य लिखिए। तो इस टाइप से यहाँ पे आप ये 10 वाक्य इसके देख सकते हो, जो कि आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में दिया गया है ये पूरा आंसर।
तो इस टाइप से ये पूरे 10 पॉइंट यहाँ पे आपको वर्षा ऋतु पर दिए गए हैं। इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पार्ट 5 मध्य प्रदेश का वैभव। तो इसका प्रश्न देख लीजिए आप, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये मंडला है। अंक शब्द एक अर्थ है, संख्या दूसरा अर्थ है गोद। पाठ के अनुसार मोक्षदायिनी नदी किसे कहा है? तो मोक्षदायिनी नर्मदा नदी को कहा है। पाठ में झीलों की नगरी भोपाल को कहा है। सोहन खेलता है और मुनिया पढ़ती है। वाक्य में क्रिया शब्दों को छाट कर लिख ली, खेलना और पढ़ना क्रिया है ना ये। अवंतिका नगर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो अवंतिका को उज्जैन नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, बुंदेली के प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन से हैं? तो क्या है? राई, सेरो, बांधवा और बुंदेली। नेक्स्ट आपका दिया मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध बोलियाँ, बुंदेली, बघेली, निवाड़ी, मालवी अन्य प्रसिद्ध हैं। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों के कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? चीतल, सांभर, बारहसिंगा, तेंदुआ, नीलगाय, भालू, भेड़िया आदि। नेक्स्ट है हमारा, ग्वालियर की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ग्वालियर अपनी प्राचीन काल के प्रसिद्ध है। यहाँ पर संगीता, तानसेन और बेजू बावरा की प्रतिस्पर्धा मौजूद है। ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल है। इसी के बाद हम मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों एवं उनके जिलों के नाम लिखिए। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है उमरिया में। माधव राष्ट्रीय उद्यान है शिवपुरी। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है होशंगाबाद। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है पन्ना में। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है मंडला में। उपवन विहार है भोपाल में। तो इस टाइप से यहाँ पे ये दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में लघु भारत क्यों कहा जाता है? मध्य प्रदेश को लघु भारत क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश में विभिन्न धर्मों, रीति रिवाजों व मान्यताओं के लोग परस्पर भाईचारे में सदैव के निवास करते हैं। यह भारत में के अन्य सभी प्रदेशों में मनाए जाने वाले पारंपरिक 30 त्यौहार मनाए जाते हैं तथा सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक रूप से समृद्ध मध्य प्रदेश को लघु भारत कहा जाता है। तो इस टाइप से यहाँ पे पूरे क्वेश्चंस के आंसर आपको दिए गए, जो कि है आपके पाठ कक्षा 8 के भारतीय भाषा भारती का दिया गया था, कक्षा 7 का, इसमें आपके सारे क्वेश्चंस दिए हैं।